जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, कोर्ट से मुर्दाबाद। पिछले 2-3 साल से मैं इस बात से बहुत ज्यादा प्रसन्न था जिस और जनता से संपर्क का सीधा संवाद स्थापित किया था, और उसके बाद उन्होंने उस रीत को अपनाया था, उस नीति को अपनाया था जो महात्मा गांधी ने पूरे विश्व को जिसका रास्ता दिखाया। जिस प्रकार से उन्होंने पदयात्राएं की, न्याय यात्रा की, और जिस प्रकार से रोज समाज के अलग अलग वर्गों में जाकर उन्होंने जनता के, समाज के हर वर्ग को ये मैसेज देने का प्रयास किया कि हम आपके साथ हैं, मैं उससे बहुत ज्यादा प्रभावित था। एक और बड़े नेता जिसको मैं परिपक्व मानता हूं पिछले कुछ दिनों में, जिसको मैंने ऑब्जर्व किया, वो स्टालिन है। अपनी नीति से नहीं डिगे, जो उनकी विचारधारा थी उससे नहीं डिगे, झुके नहीं, प्रलोभनों से नहीं डरे, और तमिलनाडु के अंदर एआईडीएमके को करीब करीब खत्म करके उन्होंने बड़े दिल का परिचय दिया और कांग्रेस को एक स्पेस दी, और इसीलिए लगातार सत्ता में है। इसके अलावा कर्नाटका के अंदर डीके शिवकुमार जिस प्रकार से सब प्रलोभनों के बावजूद, सब प्रकार के दबावों के बावजूद, जेल में रहने, अरेस्ट होने, बहुत सारे मुकदमों को झेलने के बावजूद, जो आज कर्नाटका के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी परिपक्वता पे भी मेरे पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाला। महाराष्ट्र के अंदर मैंने जो देखा उद्धव ठाकरे को उभरते हुए, और ये देखा कि उद्धव ठाकरे ने, इसके बावजूद कि उनके पास कुछ ऐसे बड़बोले नेता हैं जो कभी कभी गलत स्टेटमेंट दे देते हैं, लेकिन उन्होंने जो परिपक्वता की अपेक्षा उनसे थी और जो बाला साहब ठाकरे के बेटे के रूप में उन्होंने अपने पिता से सीखा था, वो हमें देखने को मिला। उन्होंने कभी कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दिया, गलत मैसेजिंग नहीं की, और ये बताया कि वो बाला साहब ठाकरे के असली वारिस हैं, और जो एक मान मर्यादा है शिवसेना की, उसको उन्होंने कायम किया। संजय राउत साहब ने एक गलत स्टेटमेंट दिया था, राहुल गांधी की और कांग्रेस की उन्होंने मजाक उड़ाया था, लेकिन आज उन्होंने दोबारा स्टेटमेंट देके उससे पलटी मारी और ये कहा कि वास्तविकता में जो हरियाणा चुनाव में हुआ, इसका मतलब वो कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है। इसका मैंने रिट्रेस किया अपने शब्दों को, और ये माना कि हरियाणा चुनाव में जो कांग्रेस चुनाव जीत रही थी वो हरा दी गई। यही बात जगन रेड्डी ने कही, वाईएसआर कांग्रेस के जो पिछले मुख्यमंत्री थे और जो पिछले 10 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे थे, उन्होंने जातीय जनगणना का भी समर्थन किया, और हरियाणा चुनाव से ये भी एक लेसन लेने की बात की। इससे लगता है कि आंध्र प्रदेश में भी यही हेराफेरी हुई है नहीं हुई मुझे नहीं पता, उन्होंने जो कहा मैं वो बता रहा हूं। अभी मैं जो पिछले 2-3 दिन से जैसे अखिलेश यादव की परिपक्वता से बहुत ज्यादा प्रभावित हूं। जो बात हमेशा से मैं कहता आया कि अगर राजनीति करनी है तो आपको सड़क की राजनीति करनी पड़ेगी, आपको जनता की राजनीति पड़ेगी, आपको संघर्ष में जनता के साथ उनके मुद्दों पे खड़ा रहना पड़ेगा। पहले अखिलेश यादव भी ट्विटर की राजनीति करते थे, कमरे में बैठ के राजनीति करते थे। उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी हमेशा उन्होंने संघर्ष की राजनीति की, गांव कस्बों की राजनीति की, दबे कुचलों की राजनीति की, और हर वर्ग हर समाज की राजनीति की। और इसी वजह से बड़े लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के अंदर मुलायम सिंह यादव, और उनको भारतीय जनता पार्टी ने पद्म विभूषण देके सुशोभित भी किया, और ये माना कि मुलायम सिंह यादव एक बहुत बड़े नेता हिंदुस्तान के अंदर हुए। ये हालांकि अलग मुद्दा है कि जब उनका राजनीतिक लाभ होता है तो वो मुलायम सिंह यादव और हिंदू पे गोली चलाना वो सब बात करते हैं, लेकिन पद्म विभूषण भारतीय जनता पार्टी ने ही मुलायम सिंह यादव को दिया। तो विरोधाभास है, लेकिन विरोधाभास तो भारतीय जनता पार्टी की एक कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन अब
जब अखिलेश यादव जिस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं और जिस प्रकार से सड़क पे उतर रहे हैं और उनके साथ लाखों की भीड़, एक तो उन्होंने बहुत बड़ा अपना परिवर्तन किया पिछले चुनाव में, जिसका फायदा मिला पार्लियामेंट चुनाव में 2024 के, जो माना जाता था कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी एक यादव और मुसलमानों की पार्टी। इस बार के टिकट वितरण में उन्होंने वो करके दिखाया कि समाज के हर वर्ग को किस प्रकार से, हर समाज के वर्ग को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, जिससे कि जो पीडीए की बात वो करते हैं, जो ओबीसी की बात करते हैं, वो परिलक्षित हो, और हुई। इसीलिए उन्हें ज्यादा चुनाव में लाभ मिला। जयप्रकाश जी के मूर्ति पे वो अनावरण करना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी ने अनावश्यक रूप में उस मुद्दे को बड़ा बना दिया। एक छोटा मुद्दा था, अखिलेश यादव जाते, माल्यार्पण करते, लौट आते, डिबेट्स ना होती उस विषय पे, और वो मुद्दा आता और चला जाता। भारतीय जनता पार्टी ने उस पे 3 शेड्स लगवा दिए, एंट्री रेस्ट्रिक्ट कर दी, अखिलेश यादव के प्रवेश की अनुमति नहीं दी। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अखिलेश यादव को लेटर लिख दिया कि यहां आप नहीं आ सकते, अनसेफ जगह है। अरे कितने सालों से निर्माण हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है भाई? जयप्रकाश नारायण तो लोकनायक हैं, जननायक हैं, देश के बहुत बड़े हमारे आदर्श हैं। उनकी जो मूर्ति है या जो बिल्डिंग जिसके इर्द गिर्द बन रही है, उसका अभी तक निर्माण अधूरा क्यों है? इसका माने आप लोग नायक जयप्रकाश के प्रति आपके दिमाग में कोई सम्मान नहीं है। अखिलेश यादव को रोका गया, घर के अंदर पुलिस लगा दी गई। अगर अखिलेश यादव की सुरक्षा का कोई प्रश्न था तो आर्मी लगा देते, बीएसएफ लगा देते, सीआरपीएफ लगा देते, रिजर्व सिक्योरिटी तो है ही उनके पास, और उनको सुरक्षित रूप से ले जाते और उनको माल्यार्पण करने देते, तब भी ये बहुत बड़ा मुद्दा न बनता। बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया। अखिलेश यादव ने एक तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और आज जो है सारे टीवी डिबेट्स और गोदी मीडिया और यूट्यूबर जो है अखिलेश यादव के उसके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन लगाया गया, उनको हाउस अरेस्ट किया गया, उसको एक प्रकार से मुद्दा बन गया। उन्होंने खैर अपने घर में जयप्रकाश जी की मूर्ति आई, उसको अर्पण करके और हजारों की भीड़ दिखा के उन्होंने दिखा दिया कि अब मैं संघर्ष के मूड में हूं और सड़क के संघर्ष के मूड में हूं। जिस प्रकार से उन्होंने माता प्रसाद पांडे को विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष बनाया, तो एक मैसेज दिया कि वी आर नॉट एंटी समन्स। अवधेश प्रसाद जी को पार्लियामेंट के अंदर जिस प्रकार का सम्मान सोनिया जी से दिलवाया और राहुल गांधी से दिलवाया, उनको बगल में बिठाया, हर जगह उनका नाम लिया, तो ये सिद्ध हुआ कि जो मैं पीडीए की राजनीति करता हूं, केवल बात नहीं करता, मैं उसका पालन भी करता हूं। तो मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया है अखिलेश यादव की जो एक चेंज ऑफ स्ट्रेटेजी है, जो कहीं उन्होंने राहुल गांधी का क्रिटिसिज्म नहीं किया, उन्होंने हरियाणा की हार का जिक्र नहीं किया। वो जानते हैं कि ये दिमाग को और अटेंशन को डाइवर्ट करके अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने की समय नहीं है। ये एक ऐसा समय है जिससे इंडिया गठबंधन के सभी लोगों को एकजुट होकर मुकाबला करना चाहिए एनडीए सरकार का, अब वो कर रहे हैं। तो मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूं अखिलेश यादव से। बाकी हरियाणा के अंदर हुआ, अलग अलग उसकी विवेचना है, अलग अलग विश्लेषण है, लोग गलतियां निकाल रहे हैं, स्केपगोट बता रहे हैं, स्लीपर सेल बता रहे हैं, जो भी हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक चुनाव आयुक्त राजनीतिक दबाव के ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक चुनाव में यह होता रहेगा। और इस बात की संभावना कि वो निष्पक्ष होंगे उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन चुनाव आयुक्तों के चयन की कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा के प्राइम मिनिस्टर द्वारा नॉमिनेटेड मिनिस्टर को रख दिया गया था। उसी दिन पता चल गया था कि अब चुनाव हिंदुस्तान के अंदर निष्पक्ष नहीं होंगे, और अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे तो लोकतंत्र भी नहीं होगा, तानाशाही आ जाएगी। तो अखिलेश यादव ने समझा, उद्धव ठाकरे ने समझा, आशा करता हूं कि बाकी नेता भी समझेंगे, अरविंद केजरीवाल भी समझेंगे कि इस समय एक लार्जर कॉज के लिए वो लड़ रहे हैं, देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन और लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो छोटे मोटे मुद्दे कि वी हैव ए डेमोक्रेटिक राइट टू फाइट एनीवेयर, अगर उस मुद्दे पे फिर आपको हार झेलनी पड़े और ये सत्ता को फिर आप इसके बाद कहिए कि हम इस सत्ता के अगेंस्ट नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं, ये तरफ नाटक करना कि हम सत्ता के विरुद्ध में हैं और दूसरी तरफ ऐसे कर्म करना जिससे छोटे मोटे रीजनिंग देके कि वो लोग सत्ता में लौट आए। जैसे हरियाणा के अंदर हुआ, 1.75% वोट बढ़ गए होते अगर कांग्रेस के, तो करीब
1% वोट कांग्रेस के बीजेपी से ज्यादा हो गए होते, करीब 10 सीटें कांग्रेस जीत गई होती और इंडिया गठबंधन की सरकार हरियाणा के अंदर बन गई होती। अब दोष तो अरविंद केजरीवाल ही को मिलेगा, आम आदमी पार्टी को ही मिलेगा, और इससे नुकसान दिल्ली इलेक्शन में भी होगा। और जो सूत्र बता रहे हैं इस बार आम आदमी पार्टी की विजय दिल्ली के अंदर बहुत मुश्किल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वो सारे काम जो उन्होंने हरियाणा में किया, जो बाकी प्रदेशों में किया, मध्य प्रदेश में किया, छत्तीसगढ़ में किया, राजस्थान में किया, वो दिल्ली में करने की तैयारी कर ली। भगवान करे गुड सेंस प्रिवेल्स। जितने भी अपोजिशन पार्टी के लोग हैं या जो आज किसानों की बात कर रहे हैं, नौजवानों की बात कर रहे हैं, पहलवानों की बात कर रहे हैं, वो छोटे मुद्दों को भूलकर अपना ध्यान केंद्रित करें बड़े मुद्दे पर, मेन मुद्दे पर, और वो है कि देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान को कैसे बचाया जाए। और जनता उसको अप्रिशिएट करेगी, वरना जनता कूड़ेदान में उसी प्रकार उठा के फेंक देगी और उसके बाद माफ भी नहीं करेगी। और यही अपेक्षित है कि सब लोग उद्धव ठाकरे जैसे, अखिलेश यादव जैसे, स्टालिन जैसे, शरद पवार जैसे बने और एकजुट होकर लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़े। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।